यार क्वांटम फिजिक्स के बारे में जब भी सुनते हैं मतलब ऐसा लगता है कि यार क्या फैसिनेटिंग ब्रांच है। जब एंटमैन देखी थी तब भी ऐसे ही लगा था, मतलब कि अपन पास्ट में जा रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। यार एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम। तो फिर मैं अपने हाथ को जब मैं ऐसे लगाता हूँ, हाथ और एटम अगर खाली है तो मेरा उंगली उधर क्यों नहीं जाती है? और ऐसा उन्होंने क्या कर लिया था? बड़ा मजेदार टॉपिक है, चलिए पढ़ते हैं और बढ़ते हैं एटम की तरफ। तो यार इस वीडियो में हम बात करेंगे एटम के बारे में, और मेनली 2-3 वीडियोस में आपका एटम खत्म हो जाएगा। अब अगर अपन बात करें सबसे पहली कहानी, जो बिल्कुल ही जिसको कहा जाए कि जिस कहानी के बारे में लोगों ने बस सुना, उसके बाद जानने की कोई इच्छा नहीं रखी और उसको रिजेक्ट कर दिया, वो थे थॉमसन। तो थॉमसन का जो मॉडल है वो सबसे पहला मॉडल था हमारे पास जब हमने बात करी थी एटम की। सो थॉमसन साहब का जो मॉडल है, इस मॉडल को हम बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। उन्होंने क्या कहा था, जैसे वाटरमेलन के अंदर सीड्स होते हैं उस तरह से आपके पास जो एक स्फेरिकल शेल है एटम, और उस स्फेरिकल शेल में पॉजिटिव चार्ज जो है वो चारों तरफ है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सीड्स की तरफ फिक्स्ड हैं। जैसे कि मैंने तुमको दिखाया, ये देखो, ये तुम्हारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, और ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो पेरिफेरी में है, बाहर की तरफ है। ये मॉडल जो था, ये मॉडल फेल हो गया था क्योंकि इन्होंने तो एटम को सॉलिड बना दिया था। बट हां, जैसे कि हमारी बिल्डिंग जो होती है उसकी फाउंडेशन देखकर कोई समझ नहीं पाता कि क्या होता है, वैसे ही ये मॉडल जो था ये फाउंडेशन मॉडल था जिन्होंने एटलीस्ट कुछ शुरुआत तो की थी। हेड्स ऑफ टू सर थॉमसन की, उन्होंने कम से कम शुरुआत तो करी। अब ये शुरुआत बढ़ी आगे। इनके मॉडल में बहुत सारे फेलियर थे। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कहा कि जब मैं किसी गोल्ड की फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स, जो कि एक तरह से हीलियम का न्यूक्लियस है, मास 4, चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव, तो वो तो निकल रहे हैं पार। यार जब पार निकल रहे हैं तो फिर आप कैसे बोल रहे हो कि ये सॉलिड है? अगर सॉलिड होता तो टकराते या वापस आते या कुछ और होता, उस तरफ क्यों जाते? तो इनका जो मॉडल था वो कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसीलिए वो मतलब गड्ढे में चला गया। बट हाँ, शुरुआत इन्होंने की थी, इसलिए हम इनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल, चांसेस बहुत रेयर ही हैं, लगभग नहीं है कि ये पूछा जाए। बढ़ते हैं सबसे बड़े मॉडल की तरफ, जो कि एक माइलस्टोन था, ऑल्दो उसके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। बट हम बढ़ते हैं अब आगे और बात करते हैं रदरफोर्ड की। तो रदरफोर्ड साहब का जो मॉडल था, रदरफोर्ड साहब ने क्या किया था? रदरफोर्ड साहब ने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराई। ये बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम मैं तुमको दे रहा हूं, और ये ही डायग्राम तुमको कॉपी करना है एग्जाम में, और कुछ नहीं करना। और बहुत सारे मॉडल्स दिखाएंगे तुमको, बहुत सारे डायग्राम्स दिखाएंगे, कुछ नहीं दिखाना। ये तुम्हारे पास एक बॉक्स बना देना लेड का। इस लेड के अंदर रेडियो एक्टिव रखा हुआ है। अब क्वेश्चन उठता है कि रेडियो एक्टिव सोर्स क्यों रखा है? क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स चाहिए ना तुमको, इसीलिए अपन ने वहां पर अल्फा पार्टिकल्स को निकालने के लिए ऐसा मटेरियल रखा है, ऐसा रेडियो एक्टिव रखा है जहां से अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग हो। एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। अब ये अल्फा पार्टिकल निकले और गोल्ड फॉइल के ऊपर क्यों गए? दूसरा क्वेश्चन उठता है, गोल्ड ही क्यों लिया? तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट तो बहुत सारों के साथ किया था, बट जिससे कंक्लूसिव रिजल्ट निकला वो था गोल्ड। इसीलिए उन्होंने गोल्ड की फॉइल पर जब इसकी बम्बार्डिंग कराई, तो ये बम्बार्डिंग की वजह से उन्होंने देखा कि 99% अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए और कुछ इधर उधर डिविएट हुए, और लाखों करोड़ों में एक अल्फा पार्टिकल, इन लाख यू कैन से मिलियंस में ऐसे कुछ हुए जो वापस अपने पाथ को रिट्रेस करा। ये उनकी कुछ ऑब्जर्वेशंस थी जब उन्होंने ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। अब आपको इसमें क्या बनाना है? आपको एक मेन जोन बनाना है सोर्स का, दूसरा आपको बनाना है गोल्ड फॉइल का, और तीसरा हमारे पास आता है स्क्रीन। किसकी स्क्रीन है? ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। क्यों? क्योंकि फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है, जब कोई चीज पड़ती है तो चमकती है। अब अल्फा पार्टिकल दिख तो नहीं रहा ना, तो क्या करें अपन? तो अपन लोगों ने ऐसी स्क्रीन लगा दी कि पता तो चले कोई चीज सामने पड़ रही है उस पर। और उन्होंने एक डिटेक्टर लगाया, और ये डिटेक्टर डिटेक्ट कर रहा था अल्फा पार्टिकल्स को, कि कितने अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं, कितने एंगल से स्कैटर हो रहे हैं अपनी मेन बीम से। और इसके
बाद उन्होंने कंक्लूजन्स कुछ निकाले, और वो कंक्लूजन्स क्या थे? तो तुम लोगों को लग रहा होगा कि बाबा जी ने ये थ्योरी मुझे दे रखी है। भाई थ्योरी तुमको सिर्फ देखने के लिए है, और इसीलिए है कि बाई चांस किसी को थोड़ा डिटेल पढ़ना हो तो वो पढ़ सकता है कि रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो गोल्ड पर किया था, और बम्बार्ड किया था उन्होंने अल्फा पार्टिकल। इन दिस स्टडी ट्रेजेक्ट्री ऑफ अल्फा पार्टिकल आफ्टर इंटरेक्शन विथ शीट ऑफ गोल्ड, ये उन्होंने स्टडी करी थी, और उनके जो ऑब्जर्वेशंस थे, ये डायग्राम ध्यान रखना काम का है। इसके बाद जो ऑब्जर्वेशंस थे, वो पहला ऑब्जर्वेशन था उनका कि मेजर फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल बम्बार्डेड टुवर्ड्स द गोल्ड शीट पासेस थ्रू इट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन and most alpha particle and hence most of the space in an atom is empty। इसका मतलब है भाई ऑब्वियसली तुम ये सोचो यार, तुम यहां खड़े हुए हो, तुम्हारा दोस्त यहां खड़ा हुआ है, बीच में तुमको कुछ नहीं पता कि है कि नहीं है कोई चीज, और तुम्हारा दोस्त तुम्हारी तरफ बॉल्स फेंक रहा है। अब यहां से बॉल्स आ रही है, यहां बॉल्स मिल रही है, इसका मतलब है कि जो स्पेस तुम्हें दिख नहीं रहा वो खाली है। तो इसी से उन्होंने कंक्लूजन निकाला था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट अनडिविएटेड स्ट्रेट। इसका मतलब है मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज कंप्लीटली एम्प्टी, खाली है। उसके बाद उनकी दूसरी ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड। अब कोई चीज अगर डिफ्लेक्ट हो रही है, भाई ऑब्वियसली एक इंसान क्रिकेट खेलता है तो दूसरा जो क्रिकेट पसंद करता है वो उसकी तरफ इंक्लाइन होता है। भाई मैं क्रिकेट का फैन हूं तो मैं धोनी को, तेंदुलकर को, विराट को, ये इन सबको फॉलो करता हूं, अट्रैक्ट करता हूं, ठीक है, उनकी तरफ जाता हूं। तो अगर यहां पर देखा जाए तो अगर न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और यहां से एक अल्फा पार्टिकल आ रहा है जिस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर कुछ अल्फा पार्टिकल डिविएट हो रहे हैं, इसका क्या कंक्लूजन निकलता है? इसका मतलब है कि एटम के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है जो इन अल्फा पार्टिकल्स को रिपेल कर रहा है। सो द पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम। यानी कि जो अल्फा पार्टिकल डिविएट हो रहे हैं उससे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो एटम है एक तो खाली है, उसके बाद कुछ पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि डिविएट हो रहा है, और वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहां बैठा हुआ है? वो बिल्कुल उसके सेंटर में बैठा हुआ है, कहीं कहीं पर बैठा हुआ है, और वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिविएट कर रहा है अल्फा पार्टिकल्स को। ये उनका दूसरा ऑब्जर्वेशन आया। फिर आगे बढ़े अपन लोग, तीसरे की बात करी, अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बैक। मतलब मैंने कहा था ना, मिलियंस में एक ऐसा था जो अपने पाथ को रिट्रेस जा रहा था सीधे, और वापस इधर जाते जाते वापस हो गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है उसने डायरेक्ट उसी जगह पर हिट किया होगा जहां पर पॉजिटिव चार्ज रखा होगा, तभी तो। अब भाई तुम यहां, मेरा हाथ यहां पर है और तुमने हाई फाइव देने के लिए मुझे यहां हाथ किया। हाँ, मेरे दोस्त के साथ करता हूं, मतलब हम दूर से ऐसे करते हैं, ऐसे समथिंग लाइक दैट। बट यस, अब मैं अगर मेरे दोस्त का हाथ और मेरा हाथ दोनों ऐसे सामने आ जाएंगे तो ये कोलाइड होके वापस चले जाएंगे। वही हुआ कि यार अल्फा पार्टिकल ने अपने पाथ को रिट्रेस कर लिया। इसका मतलब है डायरेक्टली वो उस पॉजिटिव चार्ज को हिट कर रहा था। तो इससे उनके पास ये कंक्लूजन आया, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इन एटम इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम। इनफैक्ट अगर मैं तुमको एक आइडिया दूं ना, तो फुटबॉल फील्ड या फिर कोई क्रिकेट की फील्ड उठा लो और उस क्रिकेट की फील्ड में पिच पर जाकर सेंटर में एक ऑल पिन लगा दो, तो वो जो पिन होगा ना, उस पिन की टिप के बराबर साइज होता है उस छोटे से पॉजिटिव चार्ज का, जिसको उन्होंने आगे जाकर कह दिया था न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है वो पिन की टिप है। अगर आप एक क्रिकेट ग्राउंड को कंसिडर करते हो एक एटम, मतलब अगर इतना सा कंपैरिजन सोचो यार, कितना छोटा होता है न्यूक्लियस का, बदल इतना डेंस होता है कि फिर मैं वही बात कर रहा हूं ना कि मैं यहां से अगर हाथ करूं, उंगली करूं तो मेरी उस तरफ नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही? क्योंकि वो इतना डेंसली पैक्ड है कि वो चीज सॉलिड बन गई है। भाई सिंपल, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम, बट वो इतने डेंसली पैक्ड हैं कि भाई वो सॉलिड बना लेते हैं। अगर थोड़ा सा लूज होते हैं तो वो लिक्विड हो जाते हैं, और ज्यादा स्पेसिंग बढ़ जाती है तो वो गैस बन जाते हैं। सब कुछ स्पेसिंग का खेल है दोस्तों। इसी से मैटर निकल कर आती हैं, डिफरेंट स्टेट्स निकल कर आती हैं। तो ये उनके ऑब्जर्वेशंस थे। इन ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स दिए थे। क्या है वो कंक्लूजन्स? देखो रदरफोर्ड के, तो ये आपके सामने आ गए हैं उसके कंक्लूजन्स। तो कंक्लूजन क्या कहते हैं अपन से? द पॉजिटिव चार्ज
particle and most of the mass of an atom was concentrated in a very extremely small volume. This region is called nucleus of the atom. Rutherford proposed that negatively charged particle surrounds the nucleus of an atom. He also claimed that electrons surrounding the nucleus revolving around it with a very high speed in circular path. He names those circular path as orbits. अब सुनो, देखो भाई, अकेले तो थे नहीं रदरफोर्ड साहब, उनके साथ बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर थे और उस टाइम के और बहुत सारे साइंटिस्ट फिजिसिस्ट थे। तो उन्होंने कहा कि यार ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर यहां पर नेगेटिव भी बैठा होता अंदर के अंदर तो ये तो न्यूट्रल होता, मगर नेट पॉजिटिव होता ही नहीं, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो चीज बन गई न्यूट्रल। अब अगर ऐसा नहीं हुआ, इसका क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन बाहर है। अब इलेक्ट्रॉन बाहर है, इसका क्या मतलब है? वो तो अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव की तरफ, अनस्टेबल है। आप कैसे बोल रहे हो एटम स्टेबल है? सब एटम से कैसे मिलके बना है? तो वही बात हो गई। इसको मैं बहुत बढ़िया तरीके से तुम्हें पिक्चराइज करा देता हूं। सन और अर्थ, अब सन अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स से, मगर अर्थ उसकी तरफ नहीं जा रही, उसके चारों तरफ घूम रही है, क्योंकि घूमने के लिए वो 11th के पाप है ना, वो घूमने के लिए हमें चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, चाहिए, होता नहीं है ये तो चाहिए तुमको, और जो सेंटर की तरफ होगा वो प्रोवाइड करता है। तो रदरफोर्ड को किसी ने आइडिया दिया होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्चुअली में एक जगह पर रुके हुए नहीं है, वो घूम रहे हैं, और घूमने के लिए जो फोर्स चाहिए वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। और वो कौन दे रहा होगा इस समय? न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स बैठे हुए हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स, इनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो प्रोवाइड कर रहा होगा क्या? उनको एक सेंट्रीपिटल फोर्स। इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं। इस तरह से उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला था ऑर्बिट का। इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स आर being negatively charged and nucleus being densely concentrated mass of positive charged particle are held together by strong electrostatic force of attraction। यही बात हो गई ना कि इलेक्ट्रॉन यहां पर है, अगर घूम नहीं रहा होता तो आ जाता सीधा। भाई मैं तुमको कह रहा हूं कि आ जाओ इधर, भाई मैं तुम पर फोर्स लगा रहा हूं। इसको ऐसे भी समझ सकते हो तुम कि तुम्हारे हाथ में एक थ्रेड है और उस थ्रेड में मैंने एंड में एक मास बांधा हुआ है, और अब तुम इस थ्रेड को पकड़े हुए हो, पेंडुलम को, और घुमा रहे हो, और जो तुम लैब में करते हो ऐसे 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 घुमा रहे हो, ठीक है। अगर तुम घुमा रहे हो तो तुम्हारी फिंगर पर एक फोर्स लगता है जिसे तुम बोलते हो टेंशन। जितनी तेज घुमाते हो उतना तेज तुम्हारी उंगलियों पर, फिंगर्स पर एक टेंशन लग रहा होता है। अगर तुम घुमा नहीं रहे होते और उतना टेंशन उस समय लगा रहे होते, उतना फोर्स लगा रहे होते, तो वो पेंडुलम, वो मास तुम्हारे हाथ के पास आ जाता। बट क्योंकि तुम उसको घुमा रहे हो कंटिन्यूअसली, तो वो घूम रहा है और तुम्हारे फोर्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि जो सेंटर की तरफ जो तुम फोर्स लगा रहे हो ना, खींच रहे हो ना उसको अंदर की तरफ, वो चीज प्रोवाइड कर रही है सेंट्रीपिटल। मैंने तुम्हें दे दिया फील अब इस चीज का। अब ये इनके कंक्लूजन्स थे, ऑब्जर्वेशन से 3, उसके बाद उन्होंने कंक्लूजन्स निकाले। बट यहां पर कोई चीज खत्म नहीं होती। मैक्सवेल साहब आ गए। मैक्सवेल साहब आए, अब ये अपन ड्रॉबैक की बातें करते हैं। मैक्सवेल साहब ने यह कहा बहुत सिंपल वे में, बहुत ही सिंपल वे में, ठीक है। उन्होंने यह कहा कि अगर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कोई भी चीज अगर एक्सेलरेट हो रही है, घूम रही है, क्योंकि एक्सेलरेट क्यों हो रही है? क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है। स्पीड भले ही कांस्टेंट मान लो, आपको मानना है तो अगर वो घूम रहा है कंटिन्यूअसली, तो भाई उसकी डायरेक्शन बदल रही है, और अगर उसकी डायरेक्शन बदल रही है तो वो अपने में से एनर्जी को एमिट करेगा, और अगर वो एनर्जी को एमिट कर रहा है तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, और अगर कम हो जाएगी तो धीरे 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 उसका ऑर्बिट कम होते 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 एक दिन जो है वो इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। ओ, इसका मतलब है कि एटम अनस्टेबल है। अगर एटम अनस्टेबल है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एनर्जी देता जा रहा है। अब तुम सोचो यार, तुम एक फील्ड के राउंड लगा रहे हो, ठीक है, और तुम्हारी एनर्जी क्या होती जाएगी? कम। मैक्सवेल साहब ने तो यही बोला। तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें खाना पानी कुछ नहीं मिलेगा, तो तुम घूमते 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 फाइनली तुम गिर जाओगे। वैसे ही इलेक्ट्रॉन के साथ है। इलेक्ट्रॉन भाई घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, घूम रहा है, और एक दिन आएगा उसकी एनर्जी खत्म, फिनिश, और वो जाके कोलैप्स हो जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। अगर वो न्यूक्लियस के अंदर जाकर गिर जाएगा तो एटम अनस्टेबल है। फिर कैसे कह रहे हो आप स्टेबल है?
ये पहला ड्रॉबैक था। मैक्सवेल ने जो बोला उसका आंसर ही नहीं कर पाया रदरफोर्ड, जबकि रदरफोर्ड सही थे बट आंसर नहीं था। बोहर के पास इसका आंसर था, वो आंसर उन्होंने अपनी थ्योरी में दिया, बट देखेंगे वो बोहर थ्योरी में। अभी तो इन्हीं की बात कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इनका ड्रॉबैक है, वो ये है कि जब लोगों ने देखा कि अगर ये घूम रहा है कंटिन्यूअसली तो भाई उसकी ऑर्बिट की डिस्टेंस बदलेगी, डिस्टेंस बदलेगी तो जो वेवलेंथ निकल रही है वो भी बदलेगी, वेव्स की फ्रीक्वेंसी बदलेगी। बट एटम का जो स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम मतलब डरना मत स्पेक्ट्रम वर्ड से, जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में होता है और इलेक्ट्रॉन अपने लोअर ऑर्बिट में आएगा तो वो क्या करेगा, वो एक वेव को एमिट करेगा। ठीक है, अब ये जो वेव निकल रही है ये फिक्स्ड होगी अगर ऑर्बिट में फिक्स है तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड अब उन्होंने ये कहा कि भाई ऑर्बिट तो कोई सा भी हो सकता है, वो कितनी भी डिस्टेंस पे घूम सकता है। मतलब अगर मैं ये न्यूक्लियस मानूं तो इलेक्ट्रॉन यहां पे भी घूम सकता है, इलेक्ट्रॉन इतना बड़ा सर्कल भी लगा सकता है, इलेक्ट्रॉन और बड़ा सर्कल भी लगा सकता है, जितने बड़े सर्कल लगाना है वो उसकी मर्जी पर है, वो लगा सकता है। तो इसका मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन वापस आएगा, यहां से इधर आएगा तो अलग वेवलेंथ निकलेगी, यहां से अलग निकलेगी, मतलब हर जगह पर अलग अलग वेवलेंथ निकलेगी। तो मुझे तो एटम से हर तरह की वेवलेंथ मिलनी चाहिए हर एटम के साथ। मगर बोहर ने यह बताया कि नहीं भैया, ये तो फिक्स्ड वेवलेंथ्स निकलती हैं यहां पर, तो हर एटम की फिक्स्ड है, नहीं तो मुझे पता कैसे चलता कि कौन सा एलिमेंट मेरे एटमॉस्फेयर में है। अपन कहते हैं ना कि जो अपना एटम होता है वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमता है और उसी पर्टिकुलर वेवलेंथ को निकालता है। और अपन एक चीज और कहते हैं कि सोलर एक्लिप्स के टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना होती है, ये फ्रॉनहोफर लाइंस होती हैं कुछ कुछ, वो अब सिलेबस का पार्ट नहीं है इसलिए बात नहीं कर रहा, बट इसी तरह से पता करते हैं कि भाई हाइड्रोजन है, सपोज करो बाबा जी की फ्रीक्वेंसी है कुछ कुछ, सपोज करो ये है आपके पास अपनी 20 से 20 किलोहर्ट्ज के बीच में होती है, मान लो 1000 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बाबा जी की निकल रही है इस समय। तो अगर कहीं से 1000 आई तो तुम कहोगे बाबा जी की आवाज आ रही है ये लगता है ना। वैसे ही हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, आप जो भी उठा लो एलिमेंट, हर एलिमेंट की एक वेवलेंथ होती है, तभी तो पता करते हो कि उस प्लैनेट से कौन सी वेव आ रही है, इसका मतलब है वहां पर वो एलिमेंट है। तो ये एक ड्रॉबैक था। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड ये कंटिन्यूअस होना चाहिए था, बट ऐसा कंटिन्यूअस नहीं था, एक फिक्स्ड वेवलेंथ मिल रही थी और ये बात रदरफोर्ड समझा नहीं पाए। तो ये थे अपने पास रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स। ठीक है, अब अपने पास आता है कि अगर आपसे मैं कहूं कि ग्राफ बनाकर दिखाओ, ये आ सकता है 1 मार्क में, ग्राफ बनाकर दिखाओ बिटवीन नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल जो आ रहे थे वो कितने स्कैटर हो रहे थे वर्सेस स्कैटरिंग एंगल। तो जो 0 डिग्री है, देखो यहां पर बैठा हुआ है 0 डिग्री, 0 डिग्री के पास में आप देखो बहुत ज्यादा नंबर है, मतलब कि बहुत सारे 0 डिग्री से अनडिविएटेड सीधे जा रहे हैं। और जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे वो देखो नंबर्स कम होते जा रहे हैं। यहां पर देखो ये नंबर कम हो गया और ये 180 डिग्री पर तो बहुत ही कम हो गया नंबर। तो ये बनता है एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जैसे जैसे नंबर बढ़ाओगे वैसे वैसे एंगल कम होता चला जाएगा और आपके पास एंगल बढ़ता चला जाएगा इनफैक्ट, और 180 डिग्री के लिए बहुत कम मिलने वाले हैं। तो ये ग्राफ था, ये कुछ वो पॉइंट्स हैं जो सब बताते नहीं है, बट हां एक आध मार्क में ये पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अपने पास आता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को समझाने के लिए मुझे किसी की मदद चाहिए पड़ेगी, तो चलिए मैं उसको बुला लेता हूं। अब भाई मेरे पास आ चुके हैं रोहित, और रोहित मुझ पे ना हाई फाइव देने की कोशिश कर रहे हैं और ये इनका हाथ सपोज करो इस तरफ से आ रहा था, ठीक है, और ये अल्फा पार्टिकल है, आराम से समझना, ये अल्फा पार्टिकल आया और अपनी पूरी एनर्जी के साथ, ये जो है ये न्यूक्लियस बैठा हुआ है और ये न्यूक्लियस की तरफ जा रहा था अल्फा पार्टिकल और ये इसको रिपेल करेगा। तो ये कोशिश कर रहे हैं इधर, बट मैंने इधर कोशिश करी, इनका हाथ पीछे जा रहा है। क्यों पीछे जा रहा है? क्योंकि मेरा हाथ का फोर्स ज्यादा है, मगर एक टाइम तक मेरा हाथ पीछे जा पाएगा, उसके बाद नहीं जा पा रहा, क्योंकि इन्होंने उस पर इतना फोर्स लगा दिया कि उसको रोक दिया। फिर से देखो ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है, अल्फा पार्टिकल जैसे ही एंटर हुआ उस रीजन में जहां पर न्यूक्लियस उसको रिपेल करेगा, अल्फा पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, वो जाएगा जाएगा जाएगा, एक टाइम के बाद अब वो नहीं जा पा रहा है, इसकी हालत खराब हो रही है फोर्स लगाने में, हाथ हिल रहा है इसका, कप कप आ रहा है ना, वाइब्रेट हो रहा है इसका हाथ। खैर फिर से देखो अल्फा पार्टिकल आया और ये हिट करा तो ये उस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, मगर क्योंकि न्यूक्लियस का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में इतना है कि वो इसको रोक रहा है तो वो रुक जाएगा। तो ये बात, थैंक यू सो मच,
तो अगर अपन देखें तो अल्फा पार्टिकल किसी काइनेटिक एनर्जी के साथ आ रहा था। इस दुनिया की टोटल एनर्जी कंजर्व है। अगर इस दुनिया की टोटल एनर्जी कंजर्व है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी अगर मैकेनिकल की बात करें तो कांस्टेंट होती है। ठीक है, सो यहां से काइनेटिक एनर्जी के साथ अल्फा आ रहा है, उसको रिपेल किया जा रहा है न्यूक्लियस के कारण, और वो रिपल्शन के कारण उसकी स्पीड कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। मगर वो स्पीड की वजह से काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, जा कहां रही है? वो बढ़ा रही होगी पोटेंशियल एनर्जी। और एक टाइम पर ऐसा आएगा कि वो रुकेगा। जैसे तुम किसी चीज को अगर ऊपर फेंकते हो तो वो ऊपर जाने के बाद एक कुछ टाइम के बाद सीधे नीचे आ जाती है। क्यों आ जाती है वो नीचे? उसके नीचे आने का बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि आपने ऊपर की तरफ फेंका था तो एक टाइम पर आकर वो रुकी। जितनी काइनेटिक एनर्जी आपने दी थी उतनी हाईएस्ट पॉइंट पर उसके पास पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। उसी तरह से अल्फा पार्टिकल यहां से आया और जैसे ही इसके पास आया इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, और इस पॉइंट पर आकर उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो हो गई। तो वो कहां चली गई? वो चली गई पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में। तो इस पॉइंट पर जब वो सबसे पास होगा काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है इसीलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो भाई जब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होगी उसके बाद रिपल्शन के कारण वापस, तो जब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होगी उस समय आप यह कह सकते हो कि बाबा जी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और अगर अपन फॉर्मूला देखें तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R, और दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां पर Q1 क्या है? Q1 है अल्फा पार्टिकल जिस पर चार्ज है 2e, और न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा? तो न्यूक्लियस पे चार्ज होता है Ze। Z क्या होता है? एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यस, सो Ze। अब आप इस फॉर्मूले को उठाओ और यहां पर रख दो तो देखो काइनेटिक एनर्जी हो गई K, Q1 हो गया Ze या Q2 हो गया Ze, Q1 हो गया 2e डिवाइडेड बाय R। R को आप दूसरी साइड लेकर जाओ, ये आ गया आपके पास एक फॉर्मूला डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का, और इसमें K की वैल्यू आपको वो दे देंगे। अगर वेलोसिटी देंगे तो हाफ mv² और पोटेंशियल देंगे तो ev। आपके पास काइनेटिक एनर्जी के दो फॉर्मूले मैंने दिए हैं, एक है K इज इक्वल टू QV और दूसरा है आपके पास K इज इक्वल टू हाफ mv²। इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा देना, तुम्हारे पास आ जाएगा, जिसकी जरूरत पड़े वही लगाना। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, एक आध न्यूमेरिकल इस पर आया है। अब हमसे पूछा जाता है इंपैक्ट पैरामीटर, एक और नया पॉइंट, इसको भी सब लोग डिस्कस नहीं करते और डिस्कस करते भी हैं तो बड़ी दिक्कत आती है। अब यार तुम मुझे एक बात बताओ, ये मेरे पास न्यूक्लियस है और ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है बिल्कुल सीधा, तो ये बिल्कुल हिट करेगा? हिट कर रहा है, बिल्कुल सही, तो आप बोलोगे परफेक्ट इंपैक्ट हुआ। बट अगर अल्फा पार्टिकल यहां से आ रहा है सीधा और ये न्यूक्लियस है, तो वो तो यार न्यूक्लियस से कुछ डिस्टेंस पर है ना, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है किसकी? जो अल्फा पार्टिकल यहां से आ रहा है उसका वेलोसिटी वेक्टर, और ये जो हमारे पास न्यूक्लियस है उससे जो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। तो अगर बिल्कुल ही सेंटर पर हिट कर गया तो आप बोलोगे बाबा जी 100% इंपैक्ट है। बट अगर वो कुछ ऊपर आया तो क्या होगा? आप कहोगे बाबा जी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इनके बीच में कुछ तो डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज इंपैक्ट पैरामीटर। यानी कि इंपैक्ट पैरामीटर क्या कहता है? इंपैक्ट पैरामीटर आपसे कहता है इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ न्यूक्लियस। अरे भैया अभी तो अच्छे से बात समझ नहीं आई, चलो अब आ जाएगी बात समझ तुमको। ये देखो, ये मेरे पास है, अगर मैं आपसे कहूं कि ये आपके पास एक वेलोसिटी वेक्टर है, ऐसे आ रहा था अल्फा पार्टिकल और ये आपके पास अब सेंट्रल लाइन है, तो इनके बीच में जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है b, दैट इज नोन एज इंपैक्ट पैरामीटर। और जितने एंगल से अल्फा पार्टिकल डिविएट हो जाएगा उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ डिविएशन। और यहां पर एक नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला जो है ये आपके याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पहली बात तो, और ड्राइव भी नहीं करना है, बट इतना जरूर पता होना चाहिए कि b इंपैक्ट पैरामीटर इज प्रोपोर्शनल टू cot θ/2। ये जरूर तुम्हें पता होना चाहिए। अगर ये तुम्हें पता हो गया तो तुम्हारा काम हो जाएगा। सो यहां पर अपन लोगों ने रदरफोर्ड के बारे में सब पढ़ लिया दोस्तों,
तो यार रदरफोर्ड का सब हो गया अपने पास, पूरी तरह से अच्छे से स्टडी कर ली, कुछ नहीं छोड़ा अपन ने। क्या थ्योरी पूछने वाले हैं वो अपन से पूछो भाई, आपको क्या पूछना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर तुम्हें चीजों को लाइव पढ़ना है, बाबा जी से बात करनी है, डायरेक्ट रोज एनसीईआरटी करनी है, केस स्टडी करनी है, आ जाओ जल्दी से बाबा गैंग ऐप पर 12th प्रो में, जहां पर हम डेली लाइव क्लासेस ले रहे हैं रात को 8 बजे डेली। यार कितना और क्या चाहिए तुमको। तो चलो भाई 95 पार के अपने इस बार के भी नारे को आगे बढ़ाते हैं। और इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। जय हो। Till my shadow turns to sun rays and on